औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज अपने न्यू लेक्चर के साथ जो कि चैप्टर नंबर 9 है मैथ बायोलॉजी का, आज बायोलॉजी उर्दू बायोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। और कुछ पिछले हफ्ते तो मैंने लेक्चर अपलोड नहीं किया क्योंकि एक तो माइक टूट गया था और उसके बाद रिकॉर्डिंग में भी काफ़ी मसला हुआ था, तो वो मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की थी। आज फिर से वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि एक लेक्चर रिकॉर्ड करना, वाइट बोर्ड पर लिखना, उसको एडिट करना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। इस वजह से मसरूफियात की वजह से काफ़ी हद तक मुझे फिर ये मसले मिसाल होते हैं। तो आपके लिए बड़ा वक्त निकाल के मैं ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करता हूँ। इसलिए जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं और जो न्यू स्टूडेंट जो अभी मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और अपना कमेंट और अपना फीडबैक जो है मुझे लाजमी दे दिया करें। और अगर आपको लेक्चर मेरा समझ में आता है तो आप काइंडली अपने जो बाकी क्लास फेलोज़ हैं उनको भी आप ये मेरा चैनल जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं बेटा। तो बात करते हैं पौधों में ट्रांसपोर्ट। बेटा जिस तरीके से अगर हम इंसानों और एनिमल्स की बात करें तो इस तरीके से पौधों में भी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है। जिस तरह एनिमल्स और इंसान के अंदर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, पौधों में भी एक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम पाया जाता है बेटा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अब इस चैप्टर के अंदर इंसान के अंदर ट्रांसपोर्ट का भी एक सेक्शन पूरा है और इधर पौधों का भी है। सवाल ये पैदा होता है बेटा कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर ये ट्रांसपोर्ट का निज़ाम क्यों रखा। ये कि अगर कोई स्टूडेंट अगर ये लेक्चर सुनेगा तो उसके जहन में ये क्वेश्चन आएगा, क्यों रखा। तो इसका बेटा आंसर आपको कुछ मैं यूँ दूंगा। साइंस इसको इस तरीके से इसकी वजाहत करती है कि बेटा बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, तो वो एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो वो एक मुकम्मल जानदार हैं और वो हरकत करके अपनी खुराक हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उनके सेल्स उनके जिस्म जो हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, जाहिर बात है। और वो सारे सेल मिलकर एक उस जानदार का जिस्म बनाते हैं। जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ और मेरा जिस्म जो है वो हज़ारों अरबों खरबों सेल से मिलकर बना हुआ है। बात यह है कि मेरे सेल जो हैं वो एक मखसूस तरह की खुराक इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको एनर्जी मिलती है, और उसके बाद मेरे सेल कभी हरकत करके नहीं जा सकते अपनी खुराक की तरफ। कि फ़र्ज़ करो मैं हूँ, मेरे सेल्स को भूख लगी है, तो जब मेरे सेल्स के खाने का टाइम है तो मेरा जिस्म के सारे सेल उतर जाएं और वो जाकर खाना वगैरह खा के फिर वापस आ जाएं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लिहाजा बेटा क्या होता है कि उन तक खुराक पहुँचानी पड़ती है। तो उन तक खुराक पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने तमाम जानदारों के अंदर, चाहे एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है जिसे हम ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कहते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो है वो पौधों की ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, फिर लास्ट में एनिमल्स जो स्पेशली इंसान की ट्रांसपोर्ट की बात की गई है। आए पौधों की ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं बेटा। अब पौधे जो हैं बेटा, इनको अपने जिस्म के अंदर खुराक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बाकायदा एक मैकेनिज़्म चाहिए। कि जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर ऐसे ये एक फ़र्ज़ कर लें कि ये एक पौधा है और ये उसका फ़िज़ाई हिस्सा है, ये हो गया फ़िज़ाई हिस्सा बेटा, और ये हो गया ज़मीनी हिस्सा, यानी जो ज़मीन के अंदर है। अब होता ये है बेटा कि ज़मीन के अंदर जो पानी और नमकियात वगैरह, आइंस वगैरह जो इधर मौजूद हैं, तो पौधे ने इसको जड़ों से जज़्ब करके पौधे के ऊपरी हिस्सों तक उसको पहुंचाना है। अब जब उसने ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाना है तो जाहिर बात है इसे बाकायदा मैकेनिज़्म चाहिए, बाकायदा एक सिस्टम चाहिए, तो वो नीचे से ऊपर जाकर ऊपरी हिस्सों तक अपनी खुराक और नमकियात वगैरह, पानी वगैरह पहुँचा सकता है। तो इसके लिए बेटा पौधों के अंदर होता ये है कि अल्लाह ताला ने एक कंडक्टिंग टिश्यूज़ रख दिए हैं बेटा। कंडक्ट यानी भेजना, एक जगह दूसरी जगह ले जाना। ट्रांसपोर्ट का मतलब यही होता है किसी चीज़ को एक जगह दूसरी जगह पहुंचा देना। तो कंडक्टिंग टिश्यू दो तरह के हैं बेटा, एक है कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम और एक है बेटा फ्लोएम। अब ये जाइलम और फ्लोएम को आप बेटा शुरू से पढ़ रहे हैं, अपनी प्राइमरी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि जाइलम जो है वो पौधों के अंदर पानी की ट्रांसपोर्ट करती है बेटा, और फ्लोएम जो है वो पौधों के अंदर खुराक की ट्रांसपोर्ट करती है बेटा। अब होता यह है कि जाइलम और फ्लोएम पौधे के बिल्कुल सेंटर में ऐसी दो नालियां हैं जो जमीन से लेकर पौधे के ऊपरी हिस्सों तक ये सारी फैली हुई हैं बेटा।
अब जिस तरह एक कंक्रीट नहीं होता, एक दीवार होती है, उसके अंदर हम एक सरिये डाल देते हैं तो दीवार मजबूत हो जाती है, इसी तरीके से जो वास्कुलर बंडल है, ये जो जाइलम और फ्लोएम है बेटा, ये दरअसल पौधे की जो कंक्रीट के तौर पर काम करते हैं। ये पौधे को बहुत सपोर्ट करते हैं बेटा, जितनी भी तूफान, जितनी भी आंधी, जितना भी ये सब कुछ आ जाए, लेकिन आप देखते हैं पौधा सर्वाइव कर जाता है। रीज़न उसकी यही होती है बेटा कि ये जाइलम और फ्लोएम इसको बड़ी सपोर्ट फराहम कर रहे होते हैं बेटा। अच्छा, अब होता क्या है बेटा, अगर हम पौधे की साख्त को चेक करें, मतलब साख्त का मुआयना करें, तो इसको ऐसे काट कर इसका ये वाला हिस्सा जो है वो आपको दिखाई देगा। यानी फर्ज करें, मैं यूँ समझता हूँ कि ये पौधा है, ठीक है, पौधे का ये तना है, हमने इसको यहाँ से काट कर इसका ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है ना आपको, तो ये वही वाला हिस्सा है। अब इसमें आप देखेंगे बेटा, आपको सबसे दरमियान में दो नालियाँ नजर आएंगी, ये हैं वास्कुलर बंडल, एक जाइलम है तो एक क्या है बेटा, फ्लोएम है। अब बात को आपने समझना है कि यहाँ पे आपको ट्यूब की तरह नजर नहीं आ रही, तो बेटा ट्यूब की तरह नजर इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि इसको हमने यहाँ से काट दिया, तो इसके सामने वाला हिस्सा नजर आ रहा है। ऐसे फिर आपको ऐसे लंबी नजर आएगी जब इसको ऐसे देखेंगे। तो सेंटर में बेटा जाइलम और फ्लोएम होते हैं, इसके अंदर बिल्कुल एक पतली दीवार, एक सेल जितना मोटी इसकी जो मोटी होती है, ये थिक होती है, यानी बहुत पतली होती है, इसके गिर्द एक तह आ जाती है, किसी गिर्द जाइलम और फ्लोएम के गिर्द। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पेरीसाइकिल कहते हैं बेटा। फिर क्या होता है, पेरीसाइकिल के बाद फिर बेटा एक सेल्स की एक तह आती है, जो कि अंदरूनी सेल की एक तह है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं बेटा। उसके बाद फिर कार्टेक्स की एक तह आ जाती है, फिर लास्ट में आ जाते हैं बेटा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है बेटा, वो सबसे बैरूनी दीवार होती है। अगर आप किसी दरख्त को देखें तो उसकी सबसे बैरूनी दीवार जो आपको नजर आएगी वो बेटा एपिडर्मिस होती है। और दूसरी बात बेटा, जिस तरह आप हमें इंसान को देखें तो आपकी ये जो स्किन है, ये जो स्किन आपको नजर आ रही है, ये एपिडर्मिस है। इसके नीचे जब आप जाओगे तो आपको एक और सेल की तह मिलेगी, उसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं बेटा। तो ये इस तरीके से उसके जो है वो नाम दे दिए गए, ठीक है बेटा। तो ये जो आपको नजर आ रही है जाइलम और फ्लोएम, ये पौधे के पूरे जिस्म में ऐसे सारे क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो इसी तरीके से जो जाइलम और फ्लोएम है बेटा, वो ज़मीन से ऊपरी हिस्सों में और ऊपरी हिस्से से निचले हिस्सों में खुराक की ट्रांसपोर्ट, पानी की ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है बेटा ट्रांसपायरेशन। अगर हम ट्रांसपायरेशन की बात करें बेटा, तो ट्रांसपायरेशन पौधों के अंदर वो अमल है कि जिसके ज़रिए पौधे अपने जिस्म के अंदर जो पानी होता है उसे बुखार की सूरत में फिजा के अंदर छोड़ देते हैं, यानी बुखार की सूरत में ज़ाया कर देते हैं। या आप कह लो कि बाज़ औक़ात पौधों को सख्त गर्मी की हालत में अपने जिस्म के दर्जात को नॉर्मल करने के लिए पानी को बुखार में तब्दील करना पड़ता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ट्रांसपायरेशन की तारीफ ये बनेगी कि जब पौधे अपने जिस्म के पत्तों से पानी को बुखारात की सूरत में फिजा के अंदर मुंतकिल करते हैं, तो इस अमल को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तारीफ इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा, अब फिर यहाँ पे सवाल ये होता है, आगे जब हम चलते हैं कि पौधों के अंदर ट्रांसपोर्ट जो होती है वो किन ज़राए से होती है। तो बेटा पौधों के अंदर तो वैसे बहुत से सुराख मौजूद होते हैं। ज़्यादा जो सुराख पाए जाते हैं पौधों पर वो होते हैं बेटा स्टोमेटा, और उसके तनों पर जो होते हैं वो पाए जाते हैं लेंटिसेल्स। इन सुराखों के जरिए पौधे जो हैं वो ट्रांसपायरेशन करते हैं। ज़्यादातर पौधों के अंदर बेटा स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं कि वो ट्रांसपायरेशन जो स्टोमेटा के जरिए हो। तो क्योंकि पौधों के ऊपर कोई भी पौधा है, आप उसके ऊपर गौर करोगे, उसके ऊपर आपको पत्ते ज़्यादा मिलेंगे। तो स्टोमेटा जो हैं वो पत्तों के ऊपर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जाहिर बात है जितना ज़्यादा पत्ते उतना ज़्यादा स्टोमेटा, और जितना ज़्यादा स्टोमेटा उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी बेटा। तो ट्रांसपायरेशन दरअसल स्टोमेटा के जरिए होती है। फिर जब साइंस मज़ीद एडवांस हुई तो जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने स्टोमेटा को स्टडी किया और उन्होंने ये चेक करने की कोशिश की कि जो पौधे हैं उनके अंदर स्टोमेटा जो है वो कैसे काम करते हैं, कि कब स्टोमेटा खुलते हैं और पानी बाहर जाना शुरू कर देता है, और पौधे कब स्टोमेटा को बंद करते हैं। फिर उन्होंने ये समझना चाहा कि जो स्टोमेटा हैं ये कैसे खुलते और बंद होते हैं बेटा। अगर आपको मैं एक साख्त बना के दूं तो बेटा कुछ ऐसे ही साख्त होती है स्टोमेटा की। ये बेटा जो है ये पौधे के होते हैं गार्ड सेल। अगर आपको नजर आ रहा हो ये पौधे के होते हैं बेटा गार्ड सेल्स। अच्छा, ये जो दो आपको नजर आ रहे हैं और ये दरमियान में जो आपको होल नजर आ रहा है ये है बेटा स्टोमा। अब हो तो ये बेटा कि जब स्टोमेटा ने खुलना होता है
तो ये जो गार्ड सेल हैं इनके अंदर पानी भर जाता है। पानी जब भर जाता है तो ये तन जाते हैं, बिल्कुल फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। जब टर्जिड हो जाते हैं तो इनका सुराख दरमियान का खुल जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और जब पौधों को अपना काम कर लेने के बाद अब स्टोमेटा के खुलने की जरूरत नहीं है, तो स्टोमेटा को बंद करने के लिए फिर क्या होता है कि स्टोमेटा से जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, स्टोमेटा नरम पड़ जाते हैं और आपस में ऐसे चिपक जाते हैं और ट्रांसपरेशन बंद हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं बेटा। तो ये जो तरीकाकार है ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का है। लेकिन साइंटिस्ट ने मजीद रिसर्च की तो उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह बनती है जो पानी को स्टोमेटा के अंदर दाखिल होने के लिए के तौर पर बताते हैं कि पानी स्टोमेटा के अंदर दाखिल हो जाए। जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर दिमाग है तो दिमाग हमारे सारे जिस्म के सिस्टम को चला रहा होता है, इसी तरीके से साइंसदान ये कहते हैं कि फिर पौधों के अंदर तो कोई दिमाग नहीं है तो फिर ये कैसे अपने सिस्टम चला रहे होते हैं। तो उसके लिए फिर मजीद रिसर्च हुई तो पहले ये मफरूजात दिए गए कि आपने नेंथ के चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा होगा कि एक होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमने ये पढ़ा था बेटा कि अगर किसी इन्वायरमेंट में नमकियात ज़्यादा हैं, पानी कम है, तो बाहर के इन्वायरमेंट से पानी उस तरफ जाना शुरू कर देगा जहाँ पर नमकियात ज़्यादा है और पानी कम है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमने ये बात पढ़ी थी। तो इधर भी इस तरह होता है। साइंसदान कहते हैं कि दिन के वक्त जब पौधे के पत्ते फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो इन्हीं गार्ड सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो बढ़ जाता है। अब ग्लूकोज दूसरे लफ्ज़ों में नमकियात हैं। अब जब नमकियात जो हैं वो इसी गार्ड सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे तो पानी अंदर जाना शुरू कर देता है बेटा। अब जब पानी अंदर जाना शुरू कर देगा तो ये टर्जिड हो जाएंगे। फटते क्यों नहीं है ये आपको पता है, ये फटते इस वजह से नहीं क्योंकि इनके ऊपर सेल वाल होती है। अगर एनिमल सेल होता तो फट जाता, लेकिन चूंकि ये गार्ड सेल हैं और प्लांट सेल है इस वजह से ये नहीं फटते। तो पहले थ्योरी यही पेश की गई थी कि ग्लूकोज आने की वजह से जो गार्ड सेल हैं वो खुल जाते हैं या स्टोमेटा खुल जाता है। लेकिन मजीद रिसर्च चलती रही, आखिर में ये बात पता चली कि दरअसल स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में पोटेशियम आयंस का बेटा किरदार होता है। होता यह है कि जब स्टोमेटा ने खुलना होता है तो पोटेशियम आयंस जो होते हैं वो गार्ड सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब पोटेशियम आयंस की मिकदार बढ़ती है तो पानी खुद ब खुद गार्ड सेल में जाना शुरू कर देता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और पौधे ट्रांसपिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। फिर जब जरूरत महसूस नहीं होती स्टोमेटा के खुलने की तो पोटेशियम आयंस गार्ड सेल से बाहर निकल जाते हैं। फिर गार्ड सेल से पानी भी बाहर निकल आता है, गार्ड सेल नरम पड़ जाते हैं और स्टोमेटा जो है बेटा वो क्लोज हो जाते हैं। तो इसी तरीके से स्टोमेटा जो है वो खुलते और बंद होते हैं। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा टॉपिक जो है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि वो कौन कौन से अवामिल हैं जो पौधे के अंदर ट्रांसपिरेशन करने के अमल पर असरअंदाज होते हैं। तो बेटा होता ये है, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम बात करें टेम्परेचर की, देखिए बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर बात है ट्रांसपिरेशन बढ़ेगी। पौधों ने अपने जिस्म को ठंडा करना है, हद से ज़्यादा बढ़ेगा ट्रांसपिरेशन हद से ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन एक मखसूस टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर फिर पौधे ट्रांसपिरेशन नहीं करेंगे, स्टोमेटा क्लोज कर देंगे, क्योंकि चांसेस होते हैं कि पानी हद से ज़्यादा उनके जिस्म से निकल जाएगा और पौधे जो हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से यानी पानी की कमी की वजह से फिर मर सकते हैं। इसलिए स्टोमेटा जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं अगर टेम्परेचर हाई हो जाए। अगर फिजा में नमी हो बेटा, जैसे कि अगर फर्ज के बाज़ को होता है कि बारिश हो जाती है तो हमारी फिजा के अंदर जो होगा बारिश के कतरे मोहल्ले रहते हैं और नमी वाली हवा हो जाती है। तो अब जब हवा ही नमी वाली है तो अब क्या लगता है पौधों को ट्रांसपिरेशन करने की जरूरत है नहीं है। इस तरीके से बेटा अगर हवा चल रही है, हवा घुली हुई है तो जाहिर बात है तो अगर पौधे जो होंगे वो ट्रांसपिरेशन करेंगे, अपने पत्तों पर पानी को बुखार सूरत में तब्दील करेंगे। तो हवा अगर घुली हुई है तो वो हवा जो होगी वो उन्हीं बुखारात को उड़ा कर ले जाएगी, नतीजे में पौधों को मज़ीद ट्रांसपिरेशन करनी पड़ेगी। तो अगर हवा घुल रही है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, अगर हवा रुकी हुई है तो ट्रांसपिरेशन कम होगी। इस तरीके से सही रखवा है बेटा, ये तो आम सी बात है। पत्ता छोटा, स्टोमेटा छोटे, ट्रांसपिरेशन कम, पत्ता बड़ा, स्टोमेटा ज़्यादा और ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सही रकबा है पत्ते का वो इन्हिसार करता है कि ट्रांसपिरेशन कितना होगी। पत्ता बहुत बड़ा है तो स्टोमेटा उसके ऊपर ज़्यादा होंगे, ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगी। पत्ता छोटा है, स्टोमेटा भी कम होंगे और ट्रांसपिरेशन भी कम होगी बेटा। ठीक है, अच्छा इधर मैंने एक बात नहीं लिखी, याद आ गई मुझे, वो आप लोग समझ लें।
कहते हैं साइंसदान ये बात कहते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन है ये एक नेसेसरी इविल है, यानी एक पौधों के लिए ज़रूरी बुराई है। ये पौधे ये बुराई करें तो भी मरते हैं, ना करें तो भी मरते हैं। कैसे समझाता हूँ आपको। अब देखिए बेटा, होता ये है कि पौधे अपने जिस्म को ठंडा रखने के लिए ट्रांसपिरेशन करते हैं। अब जब वो ट्रांसपिरेशन करेंगे ठंडा रखने के लिए तो पानी बुखार सूरत में बाहर जाएगा, पौधों का जिस्म ठंडा हो जाएगा। अच्छा, अब होता ये है कि जब पौधे मुसलसल ट्रांसपिरेशन करते रहेंगे और उन्हें पानी भी नहीं मिलेगा ज़मीन से, तो आपको पता है कि उनके अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो पौधे पानी की कमी होने की वजह से डिहाइड्रेशन से मर सकते हैं। और अगर वो ट्रांसपिरेशन ना करें तो भी मरते हैं, यानी अगर वो ट्रांसपिरेशन करें तो भी मरते हैं, ना करें तो भी मरते हैं। इसलिए उनके लिए एक ज़रूरी बुराई है, उन्होंने ये करना है, ट्रांसपिरेशन करनी है और अपने आप को मेंटेन करना है। ठीक हो गया बेटा, उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अपना कोई फीडबैक जो मुझे लाजमी दे दिया करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।